पहला टेंस आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये तीनों वर्ड को देखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका भाव निकल के आपके सामने आएगा। अर्थात प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित और टेंस मीन्स होता है काल। अर्थात इस प्रकार का जो वाक्य होगा अनिश्चित, ठीक है ना, वर्तमान समय में किसी अनिश्चित कार्य की सूचना जब मिलेगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। अर्थात वर्तमान समय में किसी अनिश्चित कार्य की जब सूचना मिलेगी तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम रखेंगे। इस प्रकार के वाक्य में कभी कभी सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ भी हम सभी के सामने रहता है। तो ऐसे बात अगर हम सभी के सामने आएंगे तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी जो हमारी सामान्यता आदतें होती हैं वो भी वाक्य के तौर पे व्यक्त किया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। जब हिंदी वाक्य हमारे सामने दिए रहेंगे तो उसके अंत में हम जाएंगे और देखेंगे कि हिंदी वाक्य अंत में है, हैं, वो, हूँ में से कोई एक आएगा तो उसके पहले वाला शब्द ता, ते, ती में से कोई एक आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर हम पहचान कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है अर्थात कर्ता के साथ यस और ईएस का प्रयोग करेंगे और उस तरह से अफर्मेटिव होता है तो कर्ता के साथ यस और ईएस का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो यस और यस का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है उसी तरह से ट्रांसलेशन जिस प्रकार बनेगा कर्ता क्रिया कर्म को हम उतार देंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कर्ता से पहले और डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो हम फिर से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं और शुरू से पहले लाइन से फिर से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले क्या होता है, पहचान की हम किसी सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सीधा वाक्य के अंत में जाएंगे। वाक्य अंत में है, हो, कोई भी अगर सेंटेंस आएगा तो वाक्य के अंत में जाएंगे, सेंटेंस के अंत में जाएंगे, वहाँ पे है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक होगा तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। यानी कि अगर है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक होता है तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद यानी कि उसके पहले ता, ते, ती, उसके पहले वाले शब्द ता, ते, ती में से कोई एक होगा तो हम जान जाएंगे इंडेफिनिट टेंस है। ये पहचान है कि अगर कोई वाक्य हम सभी के सामने दिए रहेंगे तो उसके लास्ट में जाएंगे और लास्ट में देखेंगे है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक होगा तो वो प्रेजेंट टेंस है। उसके पहले वाले शब्द के अंत में ता, ते, ती में से कोई एक होगा तो वो इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, ये तो हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने देता है तो हम इन पहचान से ये जान गए कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस हमारे सामने है, ठीक है, राम फुटबॉल खेलता है, ये सेंटेंस हमारे सामने है तो हमें क्या करना है, राम फुटबॉल खेलता है मतलब राम फुटबॉल खेलता है कि सीधे वाक्य के लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, यानी कि है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक है। लास्ट में क्या है ना, यानी कि है, हैं, हो में से कोई एक है तो हमको ये मालूम चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। इससे हमको मालूम चल गया ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, अब इसके पहले हम चलेंगे। इसके पहले क्या है, ता, इसके पहले ता है ना, मैं यहाँ पे क्या होता है ता, ते, ती में से कोई एक रहेगा तो इंडेफिनिट होगा। अब ता से हमें मालूम चल गया कि इंडेफिनिट है। ठीक है ना, मालूम चला कि नहीं, लास्ट में है प्रेजेंट है, लास्ट में ता है तो इंडेफिनिट है, यानी कि हमको मालूम चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अर्थात इसका नियम, ठीक है ना, इसका नियम, इसका ट्रांसलेशन बनाते समय इसका नियम क्या होगा। ठीक, पहले क्या होगा, इसका नियम बनाते समय पहले सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, फिर अदर थिंग्स। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स, मतलब कि कर्ता, क्रिया, ठीक है ना, कर्म और अदर थिंग्स। कर्ता, क्रिया, कर्म और अदर थिंग्स। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम कर्ता कैसे जानेंगे, राम फुटबॉल खेलता है, हम कर्ता कैसे जानेंगे। अब सीधा यहाँ पे पूछेंगे कौन फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना, राम फुटबॉल खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है। अब कौन का जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। राम फुटबॉल खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है, राम, यानी कि
राम जो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, राम जो है सब्जेक्ट होगा। देखो अब हम सब्जेक्ट मिल गया, अब क्रिया जानना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें, अब हमें क्रिया जानना है। राम सब्जेक्ट हो गया, क्रिया जानना है, ठीक है ना। अब देखो राम क्या करता है, राम क्या करता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या करता है, राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। तो खेलना जो है वो हो जाएगा वर्ब, खेलना जो है वर्ब हो जाएगा, ठीक है। राम क्या करता है, राम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, खेलना जो है वर्ब हो जाएगा। वर्ब का एक और पहचान है कि हम इन सबको मूल रूप में ले जाएंगे। राम का मूल रूप राम होगा, फुटबॉल का मूल रूप फुटबॉल होगा, खेलता का मूल रूप खेलना होगा। तो कभी कभी मतलब कि अधिकतर कंडीशन ये होता है कि जिसके लास्ट में ना आ गया और उसमें कुछ एक्शंस हो रहे हैं, उसमें कुछ कार्य हो रहे हैं, तो वो क्रिया होगा। राम को मूल रूप में ले जाएंगे तो राम होगा, फुटबॉल को मूल रूप में ले जाएंगे तो फुटबॉल होगा, और खेलता को मूल रूप में ले जाएंगे तो खेलना होगा। यानी कि खेलना जो है, खेलना में कार्य भी हो रहा है, लास्ट में ना भी है। एक मैं आपको ऐसा नहीं है कि जिसमें ना आएगा वो वर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक आपको ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, उससे भी आप वर्ब को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये खेलना वर्ब हो गया, यानी कि सब्जेक्ट था वर्ब था, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब हमें पता चल गया, और जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर थिंग्स हो गया। अब ये चीज और था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय अगर कर्ता एक वचन है, ठीक है ना, अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो राम क्या है यहाँ पे, राम सिंगुलर है, ठीक है ना। राम को पहले क्या है, वो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम, ठीक। फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले। अब देखिए राम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर ये है तो क्रिया में यस और यस का प्रयोग करेंगे, तो प्ले में यस लगेगा कि यस लगेगा, यस लगेगा, तो राम प्लेज हो गया, राम प्ले। देखिए सब्जेक्ट हो गया राम और वर्ब हो गया प्ले। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल, ठीक है, राम प्ले फुटबॉल। यही है, मतलब कि ये जो आपका सूत्र है, ये जो फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। अगर सिंगुलर है ये तब, मतलब सॉरी ये सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये सिंगुलर है तो वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो राम सिंगुलर है तो इसमें क्रिया में क्या है, वर्ब में यस और यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर यही लिख दिया जाता है कि तुम फुटबॉल खेलते हो, ठीक है ना, तुम फुटबॉल खेलते हो, तो याद रखिएगा ही सी इट दे, ठीक है ना, ही सी इट दे, ही सी इट दे को हम सिंगुलर, ही सी इट दे और सिंगुलर वर्ब को हम लोग रखते हैं इसमें, ठीक है ना। जितना भी सिंगुलर रहेगा ही सी इट के साथ हम यस और यस का प्रयोग करेंगे। आई बी यू और प्लूरल के साथ यस और यस का प्रयोग नहीं होगा। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू आ गया प्लूरल में, ठीक है ना, यू, उसके बाद करता हो गया तुम, खेलना जो है क्रिया हो गया, तो यू प्ले, यू है तो यस और यस का प्रयोग होगा नहीं, यू प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, यू प्ले फुटबॉल। तो यही है कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में भी यस और यस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है तो जो वर्ब होगा उसमें यस और यस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी तरह से उसका ट्रांसलेशन हम बना देंगे। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, उसके बाद चलेंगे हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज, ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर
ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब जैसे रहेगा उसी तरह से वर्ब को लिख देना है। अर्थात सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक है ना, पूरा चेंज हो गया। उसमें जो है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, इसमें जो ही नॉट का प्रयोग करेंगे तुरंत ही डू और डज का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज देखिए छूट रहा था, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक चीज छूट रहा था, नॉट अगर निगेटिव सेंटेंस है यानी कि वाक्य में नहीं का प्रयोग है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं वही एग्जाम्पल लेकर आता हूं जो पीछे दिया हूं, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक, इसको हम शुरू से बनाते हैं, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। लास्ट में जाएंगे, लास्ट में है हो हूं में से कोई एक है, लास्ट में है हो हूं में से कोई एक यानी कि है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस हमें मालूम चल गया है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है, वो इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए हम चलेंगे उसके शब्द से एक शब्द पहले, लास्ट में ता ते ती में से कोई एक होगा तो वो इंडिफिनिट टेंस होगा। ठीक है ना, तो इससे हमको पता चल गया इंडिफिनिट। ठीक है ना, उससे पता चला था प्रेजेंट टेंस, इससे पता चल गया आपको इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीधा यहाँ पे है नहीं मतलब कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस यानी डू और डज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा या अदर थिंग होगा उसका प्रयोग हम करेंगे। तो पहले अब इसी नियम को लेके चलना है, अपने हवा में नहीं काम करना है। जब तक इस आप सूत्र का फॉलो करेंगे गलत नहीं होगा। तो पहले क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो पहले हम सब्जेक्ट खोजेंगे। देखिए कभी भी आप जब बिना फार्मूला का आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट हम खोजते हैं पहले। सब्जेक्ट, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। कौन फुटबॉल नहीं खेलता है, यहाँ पे लिखा है राम फुटबॉल नहीं खेलता है। कौन फुटबॉल नहीं खेलता है, यानी कि राम। कौन फुटबॉल नहीं खेलता है, राम हो जाएगा सब्जेक्ट। कौन का उत्तर जो आएगा वही सब्जेक्ट है, यानी कि राम हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना, ठीक, राम हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट जो है मिल गया हमें। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो जहां सिंगुलर होगा वहां पे डज का प्रयोग करेंगे और जहां प्लूरल होगा वहां पे डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो राम क्या है, राम सिंगुलर है, तो राम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, राम डज हो गया। अब मैं बताया हूं कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो राम डज नॉट। अब देखिए एकदम आपको क्रम में जाना है, एकदम आपको लाइन टू लाइन जाना है। अगर लाइन टू लाइन नहीं गए, अपने मन से करने लगे तो हो सकता है कि इसको तो आप सही कर लिए, लेकिन जब आगे बड़ा ट्रांसलेशन आएगा, बड़े ट्रांसलेशन को आप जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। इसलिए आपको जो भी ट्रांसलेशन बनाना है, चाहे छोटा या बड़ा, इस फार्मूले को ध्यान में रख के बनाना। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू या डज में से कोई एक हो गया, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर लिए। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और नॉट का प्रयोग कर लिए। अब क्या बचा, वर्ब बचा और ऑब्जेक्ट बचा। अब देखिए राम फुटबॉल नहीं खेलता है। कौन फुटबॉल नहीं खेलता है, राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब राम क्या करता है, राम खेलता है ना, तो खेलना जो है वर्ब हो गया, राम डज नॉट प्ले। अब मैं आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गया डू और डज, वहां पे क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात वर्ब में यस और यस इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस और यस लगेगा, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और यस का यूज नहीं करना है। तो राम डज नॉट प्ले हो गया। ठीक है ना, ये वर्ब हो गया,
राम डज नॉट प्ले। ठीक, अब ऑब्जेक्ट बचा, तो यहाँ पे राम नहीं खेलता हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट बचा है, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर हुआ, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो एग्जाम्पल अफर्मेटिव में दिया था वही सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ निगेटिव के लिए भी ला के रखता हूं। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। इसको थोड़ा हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर मैं आपको समझा दिया हूं, यू प्लूरल में आ जाएगा। कौन फुटबॉल नहीं खेलता है? तुम, यानी कि सब्जेक्ट यही है, ठीक है ना, यही सब्जेक्ट है, तो यानी कि तुम, इसी से हम सेंटेंस का स्टार्टिंग करेंगे। यू हो गया, यू प्लूरल में लाएंगे हम, तो इसका प्रयोग होगा डू, ठीक है ना, यू डू। तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, समझ में आया। सिंगुलर भी हो गया और ये प्लूरल भी हो गया। ये है निगेटिव सेंटेंस, अर्थात कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस फार्मूले का प्रयोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको आप कॉपी में लिखते चलिए कि अफर्मेटिव में कौन सा ये नियम था, निगेटिव में कौन सा नियम हुआ और इंट्रोगेटिव में कौन सा नियम होगा, ठीक है। मैं अब इंट्रोगेटिव की तरफ चलता हूं, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप कर्ता, उसके बाद क्रिया में यस और यस का प्रयोग किए हैं, और निगेटिव सेंटेंस में कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, उसके बाद नॉट का प्रयोग किए हैं, उसके बाद क्रिया का प्रयोग किए हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह निगेटिव सेंटेंस था उसी तरह रहेगा। बस अगर क्वेश्चन प्रश्नवाचक सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के कर्ता से पहले रख देना है और सब कुछ उसी तरह से चलेगा, ठीक है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको कर्ता से पहले रख देना है और सब कुछ उसके बाद वही सीक्वेंस चलेगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, अगर मतलब कि अगर नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। नियम लिखता हूं मैं, नियम में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू और डज, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट आता तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं आता है तो सीधा वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वो एग्जांपल पीछे वाला मैं लेके आता हूं, जो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में जो एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस में दिया गया था कि राम फुटबॉल खेलता है, तो उसका क्वेश्चन वाला अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो ये हुआ, क्या राम फुटबॉल खेलता है? क्या राम फुटबॉल खेलता है? फिर से हम इसको शुरू से शुरू करेंगे। ये वाक्य सपोज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये ऊपर कुछ भी लिखा नहीं गया है, मैं ये भी नहीं जान रहा हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सीधा मैं लास्ट में चलता हूं, ये सब खत्म करिए। लास्ट में क्या है, हो, में से कोई एक है। जब भी है, हो, हूं में से कोई एक रहेगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। यानी कि इससे हमको मालूम चल गया कि जो सेंटेंस हमारे सामने है वो प्रेजेंट टेंस है, इससे हमें मालूम चल गया, ठीक है ना, इससे मालूम चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट तो मालूम चल गया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कैसे मालूम करेंगे? तो इससे हम पहले चलेंगे, इस है से थोड़ा सा पहले चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है। यहाँ ता तेती में से कोई एक है, यहाँ पे ता तेती में से कोई एक है, यानी कि ता तेती में से कोई एक होगा तो वो इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है ना। ता तेती में से कोई एक होगा तो वो इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ,
अब हम सीधा पहले आएंगे, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, अब सीधा हम पहले आएंगे तो यहाँ पे क्या है, क्या। अब क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या पहले लिख दिया है तो हम शुरू करेंगे डू या डज, यानी कि जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन, सब्जेक्ट है एक वचन, ठीक है ना, सब्जेक्ट एक वचन है तो हम डज को लेकर सबसे पहले आएंगे, ठीक है ना, डज हो गया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिए डज का। अब हमको लाना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, कौन फुटबॉल खेलता है, राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ, डज राम, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद वर्ब है तो डज राम प्ले, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि डज राम प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। अब यही अगर आ गया कि क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो मैं आपको बताया हूं अगर नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो फिर वही बनेगा क्या है, और राम एक वचन है तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, ठीक है ना, डज, फिर क्या है, क्या नाम है, सब्जेक्ट आएगा तो डज राम, ठीक है ना, डज राम नॉट, ठीक, फिर देखिए नॉट, फिर वर्ब, नॉट प्ले फुटबॉल, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। ऐसे ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाना है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वीडियो है तो आप बहुत कुछ ऐसे हैं जो आपको मैं बहुत विस्तार से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप बिना झिझक आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि कौन से जगह में या कौन सा टेंस आपको नहीं समझ में आया। पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय अगर कोई कंफ्यूजन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय अगर कोई कंफ्यूजन हो, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय कोई कंफ्यूजन हो, या कोई नियम में कोई कंफ्यूजन हो, पहचान में कोई कंफ्यूजन हो, सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ में आ रहा है, और क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ये जो चेंजिंग हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको मैं फिर से उन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकूं जो आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर इन चीज़ों को आप जो ये नियम है इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिख के आप ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका नोट्स बनाएं, इस नियम को बार बार पढ़ने का प्रयास करें, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीनों का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों का आप बारी बारी से ट्रांसलेशन भी बनाने का प्रयास करें, जिससे कि ये चीज़ें जो है हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए और कभी भूले नहीं। धन्यवाद।